हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो हम लोग कंपनी सेट के रिवीजन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक रहेगा चैप्टर डायरेक्टर, जो चाहे 2016 सिलेबस हो चाहे 2022 सिलेबस हो भाई, 15 से लेके 30 नंबर तक आपका वेटेज कंटेन करता है। ठीक है, इससे ज्यादा भी आ सकता है बट इससे कम नहीं आएगा। ओके, समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर सेक्शन 149 क्या होता है? सेक्शन 149 बोलता है कंपनी टू हैव डायरेक्टर्स। ये बोलता है कि कंपनी के पास डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, सेक्शन 149 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को पढ़ लो। ओके, द टर्म डायरेक्टर मींस एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड। मतलब डायरेक्टर मतलब वो पर्सन जो बोर्ड में अपॉइंट होते, तो क्या बोलोगे? डायरेक्टर बोलोगे। सर अब बोर्ड क्या होता है? द बोर्ड, द टर्म बोर्ड मींस कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर। बोर्ड मतलब क्या होता है? कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर होता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, the provision of the section 149 subsection was is not applicable to government company and to company registered under section 8। मतलब सेक्शन 149 का 1 है वो गवर्नमेंट कंपनी में और सेक्शन 8 कंपनी में अप्लाई नहीं होगा। क्या? यस, उन दोनों पे अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए चालू करते हैं। सेक्शन 149 का 1 आपका बोलता है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। सीधी सी बात है, 1 2 3। एक ओपीसी केस में, 2 प्राइवेट कंपनी केस में, 3 पब्लिक के केस में। 1 2 3 इन मतलब एक मिनिमम डायरेक्टर चाहिए मेरे को 1 पर्सन कंपनी केस में, मिनिमम 2 चाहिए मेरे को प्राइवेट कंपनी केस में, मिनिमम 3 चाहिए मेरे को पब्लिक कंपनी केस में। तो सर मिनिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है? प्रोवाइडेड दैट द कंपनी है मैक्सिमम डायरेक्टर अप टू 15 डायरेक्टर तक तुम मैक्सिमम रख सकते हो। लेकिन सर मेरे को 15 से ज्यादा जरूरत पड़ा तो क्या मैं रख सकता हूं? आंसर इज यस। प्रोवाइडेड फर्दर दैट a company may appoint more than 15 directors after passing special resolution। आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी रख सकते हैं। ओके, समझ गए? ये हो गया आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द वुमन डायरेक्टर। सेक्शन 149 का 1, उसको आपको रूल 3 के साथ रीड करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको वुमन डायरेक्टर, एटलीस्ट एक वुमन डायरेक्टर विद इन 6 मंथ अपॉइंट करना पड़ता है। जैसे कि पहला, एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को वुमन डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, और एवरी अदर पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड को छोड़ के, जो इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है उससे ज्यादा है, या तो टर्नओवर उसका 300 करोड़ है उससे ज्यादा है, तो उस केस में इनको वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी आती है, if where any casual vacancy arises in the office of the woman director, the vacancy shall be filed by the board within 3 months or in immediate board meeting whichever is later। मतलब कोई वैकेंसी आ जाती है, वुमन डायरेक्टर ने छोड़ दिया, ठीक है, रेजिग्नेशन दे दिया, तो उस केस में कैजुअल वैकेंसी आएगी तो फिल कैसे होगा? ठीक है, 3 मंथ के अंदर, जिस दिन रिजाइन किया, जिस दिन वैकेंट किया, या तो जो इमीडिएट बोर्ड मीटिंग होगा विच एवर इज लेटर, क्योंकि वुमन डायरेक्टर को ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, उसी कॉन्सेप्ट में विच एवर इज लेटर दिया गया। ठीक है, अब सेक्शन 149 का 3 क्या बोलता है आपका? रिक्वायरमेंट ऑफ द रेसिडेंट डायरेक्टर। अब बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्टर रखोगे तो कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर तो होना चाहिए। हर कंपनी के पास एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो हु स्टे इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब कम से कम 182 दिन तो इंडिया में रहना चाहिए। बट सर एक डाउट आ रहा है, सर कंपनी तो सर अगस्त में बनी है, अब वहां से 182 डेज में कैसे काउंट करूं? तो उस केस में आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेइंग ऑफ इंडिया फॉर 182 डेज शैल बी प्रोपोर्शनेटेड। ओके, गॉट माय पॉइंट? चलिए सेक्शन 149 का 4 पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किन किन को जरूरत पड़ता है? ठीक है, एज पर द सेक्शन 149(4), रीड विद द रूल 4 ऑफ द चैप्टर 11, फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हर लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, और एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, या तो टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और या तो जिसका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट और बोरोविंग एक्सीड करता है 50 करोड़। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो आपका डिपॉजिट और बोरोविंग है एक्सीड 50 करोड़ से, और बाकी 10 करोड़ और मोर, 100 करोड़ मोर है। अगर हर लिस्टेड कंपनी, और या तो अगर आप पब्लिक कंपनी हो, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर होता है, या तो आपका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर होता है, या तो आपका डिपॉजिट्स और बोरोविंग 50 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो इस केस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। सर करना पड़ेगा तो समझ गए, बट सर कितना करना पड़ेगा? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी है ना, अगर वो इस क्राइटेरिया में आता है, लिस्टेड कंपनी है, तो उसको टोटल नंबर में से 1/3 एटलीस्ट उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। और अदर केस में 2, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर शेल बी इंडिपेंडेंट इन एनी अदर केस। एक ध्यान देंगे, यहां पास वर्ड लिखा गया है एटलीस्ट 1/3। एटलीस्ट 1/3 मतलब जैसे कि अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हमारे पास 10 है, उसका वर्ड 1/3 आपका 3.333 आता है, तो आपको 3.33 अपॉइंट नहीं करना है, आपको 4 अपॉइंट करना है, क्योंकि एटलीस्ट बोला गया। ठीक है, आप क्या 3.333 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो? क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है? आंसर इज नो, तो आपको अपर लिमिट में जाना पड़ेगा, दैट इज 4। गॉट माय पॉइंट? चलिए अब देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, कौन सेक्शन में दिया? सेक्शन 149 के 6 में दिया गया। देखो नाम से समझ आ रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब सर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, समझ गए इस चीज को? इंडिपेंडेंट मतलब सर, लेकिन इंडिपेंडेंट मतलब होता क्या, ये भी बता दीजिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा। मींस अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। ऐसा डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, और वो who is in opinion of the board is a person of integrity, possesses relevant expertise and experience। पहला चीज, वो बोर्ड को ऐसा लगता है कि पर्सन इंटीग्रिटी में है, रिलेवेंट एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस रखता है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। किसी को भी तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। ठीक है, उसके पास इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और ही शैल नॉट अ प्रमोटर ऑफ कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। ठीक है, ना तो मेरे खुद की कंपनी, ना तो होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी की प्रमोटर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ही शैल नॉट रिलेट टू द प्रमोटर्स और डायरेक्टर इन द कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी। ओके, मतलब वो प्रमोटर्स के रिलेशन में भी नहीं होना चाहिए और डायरेक्टर्स के भी रिलेशन में नहीं होना चाहिए, खुद के कंपनी हो, चाहे होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, चाहे एसोसिएट कंपनी हो। समझिए इस चीज को। He shall not have any pecuniary relationship with the company or their promoters or directors during to immediately preceding financial year or during the current financial year। बोलने का मतलब यह है कि कोई भी pecuniary relationship हमारा नहीं होना चाहिए किनके साथ, कंपनी के साथ या कंपनी के प्रमोटर के साथ या तो डायरेक्टर के साथ पिछले 2 साल में। ठीक है, ड्यूरिंग टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करेंट ईयर। इस साल भी तुम रहोगे तो भी तुम एलिजिबल नहीं हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। समझ गए इस चीज को? ठीक है, या तो ऐसा पर्सन जो KMP है भाई, जो की मैनेजर पर्सन है, क्या वो बन सकता है ना, क्या वो इंप्लॉय है वो भी बन सकता है क्या? नहीं, एक चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, इमीडिएट 3 फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में अगर तुम ये सब पोजीशन करते हो, चाहे होल्डिंग कंपनी हो, चाहे सब्सिडरी हो, चाहे एसोसिएट कंपनी, उस केस में भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, hold together with his relative 2% or more of the total voting power of the company। ठीक है, अगर आप रिलेटिव के साथ मिलके 2% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर अगर होल्ड करके रखते हो तो आपका सब कुछ इंटरेस्ट है भाई कंपनी में, तो उस केस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना जाएगा। अगर आप ऐसा सब चीज करेंगे, डिपेंड हो जाएंगे, तो काहे का इंडिपेंडेंट? आप तो फिर कंपनी के हिसाब से डिसीजन दोगे ना इस चीज में, तो गलत हो जाएगा। ठीक, समझ इस चीज को? और एनी अदर प्रिस्क्राइब में बोलता है कि हु पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज में प्रिस्क्राइब। समझ गए? सेक्शन 149 है। सर अब एग्जाम में कैसे आएगा? आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट इज सेक्शन 114, आपको पूछा जाएगा हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द वुमन डायरेक्टर, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द इंडिपेंडेंट। आपके इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और आते कितने? 8 नंबर 10 नंबर ऐसे करके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक आ ही जाता है। मिनिमम 6 नंबर का आता है, मैक्सिमम 10 नंबर तक आपका क्वेश्चन आ जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर आपने पढ़ लिया कि कितना मिनिमम होता है, कितना मैक्सिमम होता है। ठीक है, और कौन कौन सा वुमन डायरेक्टर कब चाहिए रहता है और कब आपको इंडिपेंडेंट चाहिए रहता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। लेकिन उससे पहले मेरे को एक बात बताइएगा, डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? सबसे पहले बेसिक चीज होता है, डायरेक्टर को मालिक अपॉइंट करेगा। मालिक मतलब शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा। लेकिन क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? आंसर इज यस। ठीक है, कुछ कुछ केस में वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं, सो सेक्शन 161 में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या ट्रिब्यूनल भी अपॉइंट कर सकता है, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, यस वो भी अपॉइंट कर सकता है सेक्शन 242 के अंडर। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे शेयर होल्डर सेक्शन 152। ठीक है, सेक्शन 152 के सब सेक्शन 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, इसमें क्या बोलता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कौन फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा, भाई जिसका नाम लिखा है वही बनेगा। If article of the company contains provision relating to first director, the person named in the article shall be deemed to be the first director of the company। जिसका नाम लिखा हुआ है वही डायरेक्टर बन जाएगा, पहला डायरेक्टर। लेकिन सर अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या करोगे? ठीक है,
If the article do not contains any provision relating to the first director, the subscriber to the memorandum shall be the first director of the company and the first director hold office up to the first annual general meeting. ठीक है, अगर नाम लिखा है तो अच्छा है भाई, वही मान लिया जाएगा, अगर नहीं लिखा है तो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम रहेगा, उसको फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। और कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? द फर्स्ट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस टू टिल द फर्स्ट एजीएम, जब तक आपका फर्स्ट एजीएम कंक्लूड नहीं होता वो डायरेक्टर आपका ऑफिस होल्ड करके रखेगा। ठीक है, उसका सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, ये तो कंपनी बना तब का डायरेक्टर था, सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 आता है, उसके बाद का डायरेक्टर क्या होगा? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दैट एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग। सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि सेव एज अदरवाइज, मतलब हम बाकी सेक्शन को भी मान्यता देते हैं, ठीक है, लेकिन हर डायरेक्टर है वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा। क्या है सही बात है? नो भाई, तुम चाहो तो बोर्ड सेक्शन 161 में अपॉइंट कर सकता है, ट्रिब्यूनल 242 में भी अपॉइंट कर सकता है, बट यहाँ पास उसी का लिखा गया सेव एज अदरवाइज, बाकी के भी हम मान्यता देंगे। ठीक है, समझिए इस चीज को। ठीक है, फिर सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? रिक्वायरमेंट ऑफ द डीन। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना कोई मान्यता नहीं है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अनलेस द पर्सन इज हैविंग डीन। इसमें नो डीन नो डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर, डीन हो गया, सब चीज हो गया, अब वो डिक्लेरेशन देगा। क्या डिक्लेरेशन देगा? कि सर मैं ना डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं लॉ में, मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूं, मैं कन्विक्टेड बाय कोर्ट नहीं हूं। आप पढ़ोगे सेक्शन 164 में अलग से डिस्क्वालिफिकेशन। एवरी पर्सन हु इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, he shall give a declaration in writing that he is not disqualified to be appointed as director under the act। लिखित में देगा, रिटर्न में देगा कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर के लिए। ठीक है, और उसके बाद सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? कंसेंट लेटर बाय डायरेक्टर। हर वो पर्सन जो प्रपोज्ड है अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, ठीक है, वो अपना रिटर्न कंसेंट देगा एज अ डायरेक्टर बिफोर एक्टिंग एज अ डायरेक्टर, अपना कंसेंट देगा कि हाँ मैं एग्री करता हूं डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए। ठीक है, तो पांचवा क्या होता है? वो कंसेंट होता है। छठवां सबसेक्शन 6 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस में फंसता ही है, एक बार रिवाइज करो, ध्यान सुनिएगा। 1 बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, 2 बोलता है आपका सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, 3 बोलता है रिक्वायरमेंट ऑफ द डीन, 4 बोलता है डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर एंड 5 बोलता है कंसेंट लेटर बाय द डायरेक्टर। अब 6 आपका बोलेगा रोटेशनल एंड द रिटायरिंग डायरेक्टर। चलिए ध्यान से सुनिएगा। रोटेशनल एंड रिटायरिंग डायरेक्टर के पीछे एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कोई एक प्लेस में एक डायरेक्टर बैठा है, क्या वो जिंदगी भर उसी प्लेस में काम करेगा क्या? आंसर इज नो। यहां पास प्रॉब्लम ही होती है कि भाई दूसरे को भी मौका दो। ऐसा हो सकता है ना कि उस जगह को हड़प के रखा है सीट को लेके, तो उसमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, उस पावर को यूज करने की कोशिश करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आएगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, लेकिन ये जो प्रोविजन है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द ऑल डायरेक्टर, जब तक आर्टिकल नहीं बोलता कि सब डायरेक्टर को रिमूव कर दो, ठीक है, तो उसमें 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी द रोटेशनल। ठीक है, नॉट लेस देन, मतलब कम से कम 2/3 डायरेक्टर आपके रोटेशनल होंगे, और आउट ऑफ द 2/3 रोटेशनल आपके 1/3 शैल बी रिटायर बाय द रोटेशन। वो भी नियरेस्ट मिलेंगे, जैसे 3.33 हो तो आपको 3 ले लेना है, 3.67 हो तो आपको 4 ले लेना है, इस केस में नियरेस्ट लेना है 1/3 वाली केस में। सर फिर से बताओ, फिर से ध्यान से सुनो। अगर आर्टिकल बोलता है कि सब डायरेक्टर को रिटायर करना, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं बोलता तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, मतलब जितने मेरे डायरेक्टर हैं उनमें से 2/3 को मैं रोटेट मारूंगा, चक्री घुमाऊंगा। ठीक है, और उनमें से, ठीक है, आउट ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर, जितने मेरे रोटेशनल डायरेक्टर आएंगे, मतलब 2/3 जितने, उसमें से 1/3 को मैं रिटायर कर दूंगा। समझ गए इस चीज को? उनको रिटायर बाय रोटेशन करना पड़ता है। ठीक है सर, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सबसे पहले रिटायर होगा, तो सीधी सी बात है भाई, हु इज द लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस, जो ज्यादा समय तक ऑफिस में समय बिताया वही रिटायर होगा। Who shall retire first? It shall be determined by the fact who is longest in the office. Got my point? समझ गए? अब देखिए, अब सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, 2 डायरेक्टर एक ही दिन आए हैं, जरूर हो सकता है भाई। ठीक है, 10 डायरेक्टर एक ही दिन अपॉइंट हुए हैं, अब क्या करोगे? सबको रिमूव कर दोगे क्या? ऐसा नहीं होता। तो इस केस में क्या होगा? If more than one director has been appointed on the same date, the retirement shall take place. इस केस में कैसे रिटायरमेंट होगा? Either by the mutual consent between the director, जो म्यूचुअल कंसेंट था उनसे पूछ लो भाई तुम में से कौन जाना चाहता है, अगर नहीं हो पाता लॉटरी सिस्टम निकालो, दैट इज लॉट बोलते हैं, लॉटरी सिस्टम। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, और हर एनुअल जनरल मीटिंग में द रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर शैल बी रिसॉल्व टू बी अपॉइंटमेंट, मतलब हर एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायरमेंट होगा, उसमें देखना है कि क्या रिटायरिंग डायरेक्टर को मेरे को वापस अपॉइंट करना है कि नहीं, नहीं करना है तो किसी और को अपॉइंट करो। ये मुद्दा क्लियर होना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग में। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, अब देखिए उसके बाद एडजर्न मीटिंग।
कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग में अगर अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं हो पाता, काम नहीं हो पाता जल्दी के कारण, तो डीम टू मान लिया जाएगा कि आपका एनुअल जनरल मीटिंग है वो एडजर्न हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आगे जाके एडजर्न मीटिंग है उसमें भी अगर आपका काम नहीं हो पाता, ठीक है, अगर आप रिटायरमेंट को प्लेस नहीं कर पाते, तो उस केस में डीम टू भी मान लिया जाएगा कि रिटायरिंग डायरेक्टर इज ऑटोमेटिकली अपॉइंटेड। गॉट माय पॉइंट। अब ध्यान सुनेगा, कुछ कुछ केस में आप नहीं मानोगे कि ऑटोमेटिक अपॉइंट हुआ है, ठीक है। अगर जैसे कि रिजोल्यूशन हमने रखा था बट हार गए भाई, इफ द रिजोल्यूशन हैज पुट बट लॉस्ट, डायरेक्टर ने ही मना कर दिया, वेयर द डायरेक्टर हैज शोन अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, ठीक है, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया, वेयर द डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड, वेयर एनी रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट, लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट होता है रिजोल्यूशन का, ठीक है, इन केस ऑफ द कंट्रीमेंट्स ऑफ सेक्शन 162। अगर आप सेक्शन 162 को कंट्रीमेंट करते हैं तो इस केस में ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटमेंट आपका नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 161, ठीक है, सेक्शन 161 क्या बोलता है, ये क्या था आपका, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द बोर्ड। चार प्रकार के डायरेक्टर हैं वो बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। पहला एडिशनल डायरेक्टर, सर काम करने में कुछ जरूरत पड़ रहा है, हो सकता है ना, एक डायरेक्टर को थोड़ा हैंड चाहिए, राइट हैंड चाहिए, तो क्या करता है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है सर। अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है, अल्टरनेट क्या होता है, भाई कोई 3 महीना से बाहर विदेश घूम रहा है तो हो सकता है अल्टरनेट डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है भाई, वॉच डॉग होता है। किसका वॉच डॉग होता है ये, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा देकर रखा है 10 करोड़, भाई उनको भी पता चलना चाहिए तुम सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं। समझ गए इसको। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर क्या होता है, भाई किसी का अचानक से रेजिग्नेशन दे दिया, तुरंत वो जगह खाली हो गया, तो उस केस में उसको रोकोगे थोड़ी नहीं जबरदस्ती, उस केस में आप कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अपॉइंट करोगे। समझ गए इस चीज को। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, द आर्टिकल ऑफ द कंपनी में कंटेन ऑन बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज अ एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। जो आर्टिकल ऑफ द कंपनी है ना, वो चाहे तो बोल सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसी को भी आप एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन चीज ध्यान रखना, इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन आता है जो आपके लॉ में नहीं दिया हुआ है, कि अगर आर्टिकल मेरा साइलेंट है तब क्या करोगे, आर्टिकल कुछ नहीं बोल रहे तो उस केस में अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपका टेबल एफ है ना वो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी केस में तो आप नहीं कर सकते एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। समझ गए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक चीज बात समझिए कि जो सेक्शन 152 में शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया कि हम तेरे को अपॉइंट नहीं करेंगे, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 160 में अपॉइंट कर सकते हैं, आंसर इज नो। अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अब कैन नॉट अपॉइंट सच पर्सन एज अ एडिशनल डायरेक्टर। भाई उसको आप एडिशनल डायरेक्टर रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते, शेयर होल्डर ने मालिक ने रिजेक्ट कर दिया तो नौकर फिर से अपॉइंट नहीं कर सकता, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पर्सन को डायरेक्टर रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन, अब सर एडिशनल डायरेक्टर तो आप अपॉइंट कर लिए, कब तक उसको ऑफिस होल्ड कराओगे। ध्यान सुनना, अगर आज मैंने उसको ऑफिस में अपॉइंट किया है तो टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, ठीक है, एजीएम के कंक्लूजन तक, या तो टिल द लास्ट डेट ऑन विच एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। इसलिए लिखा गया कि हो सकता है ना कि जिस दिन मेरा डेट था एजीएम नहीं हो पाया, भाई कुछ कारण होते यार, तो जिस कंक्लूजन हो गया नेक्स्ट एजीएम का, ठीक है, या तो जिस दिन मेरा एजीएम हो जाना था विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाएगा वहां तक वो ऑफिस रखेगा, उसके बाद वो ऑफिस छोड़ देगा। समझ इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है, अल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ द कंपनी ऑथराइज्ड टू डू सो। जब आर्टिकल ऑफ द कंपनी बोलेगा, आर्टिकल एसोसिएशन बोलेगी कि आपको अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने का अधिकार है, पावर है, तभी आप कर सकते हो, उसके छोड़ नहीं कर सकते। बट सर अगर नहीं दिया है तो कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा ना। सुनिए जुगाड़ फिर, इफ द आर्टिकल ऑफ द कंपनी डू नॉट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ प्रोविजन तो लोग दो काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो शेयर होल्डर की मीटिंग है वहां ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे और अपने पास पावर ले लेंगे, बोलेंगे कि हम आगे जाके अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। द कंपनी हैज पास्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग फॉर एम्पावरिंग द बोर्ड टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है। क्या किया उन्होंने, पहले जनरल मीटिंग में पावर ले लिया, उसके बाद अब बोर्ड रिजोल्यूशन इज पास्ड फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द सच अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है। अब उसने बोर्ड रिजोल्यूशन वहां पास कर दिया। सबसे पहला बात क्या होता है, हम जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से पावर ले लेते हैं, फिर जाके बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके चाहे तो अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। सबसे पहला बात क्या था, आर्टिकल बोलेगा तभी कर सकते हैं, नहीं बोला तो हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मीटिंग वाली और एक बोर्ड रिजोल्यूशन वाली। समझ गए इस चीज को, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई पर्सन है जो ऑलरेडी किसी के अल्टरनेट डायरेक्टरशिप में, तो किसी और पर्सन का नहीं बन सकता। जैसे पर्सन ए है, वो पर्सन सी का ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टर है, तो क्या पर्सन डी का बन पाएगा क्या, आंसर इज नो। अ पर्सन हु ऑलरेडी होल्ड्स अल्टरनेट डायरेक्टरशिप
फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अगर आपको अल्टरनेटिव बनना है तो उसके पास सेम क्वालिटी होना चाहिए जो सेक्शन 149 के 6 में दिया हुआ है। समझ गए इस चीज को? अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149(6) he only can be appointed as alternate director for any independent director in the company। समझ गए इस चीज को? अब सर एक क्वेश्चन आता है कि जो अल्टरनेट डायरेक्टर है कब तक ऑफिस होल्ड करके रखेगा। अच्छा, उससे पहले पढ़िए, द अल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड व्हेन ओरिजिनल डायरेक्टर इज आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर 3 और मोर मंथ्स। ठीक है, 3 महीने उससे ज्यादा के लिए वो इंडिया से बाहर है ओरिजिनल डायरेक्टर, उस केस में तुम अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट डायरेक्टर कब तक आपका ऑफिस होल्ड करेगा। पहला बात, फॉर अ पीरियड नॉट लॉन्गर परमिशनेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर, जितना ओरिजिनल डायरेक्टर को परमिट था ना उससे या तो होल्ड करके रखेगा नहीं, और या तो इन द डेट एज एंड व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न बैक टू इंडिया व्हिच एवर इज अर्लियर, जितना ओरिजिनल डायरेक्टर को टाइम अलाउ था या तो वो इंडिया वापस आ जाता है, ठीक है, बैक टू द इंडिया व्हिच एवर इज अर्लियर, इतना तक ही अल्टरनेट डायरेक्टर आपका ऑफिस होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द नॉमिनी डायरेक्टर, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आपको ऑथराइज करता है, ठीक है, तो आप नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर चाहे तो बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, बैंकिंग कंपनी कर सकता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकता है। समझिए इस चीज को? तो सर ये नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। नॉमिनी डायरेक्टर एक्ट लाइक अ वॉच डॉग फॉर द बैंकिंग कंपनी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन to ensure whether funds provided by such institution are utilized by the company for the purpose of which it is borrowed। समझ इस चीज को? छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इन केस ऑफ द कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी केस में आप कैसे डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे, सेक्शन 161 के 4 में दिया गया। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या होता है, आपका ऑफिस है ना वो आपका खत्म हो गया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मेरे को साल भर रहना था मेरे को, लेकिन 6 महीने ही मैंने ऑफिस को वैकेंट कर दिया। ठीक है, 4 केस में ही आपका कैजुअल वैकेंसी हो सकता है, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, वेकेशन ऑफ द ऑफिस एंड रेजिग्नेशन। समझ गए इस चीज को? एक चीज ध्यान रखेंगे, जो रिमूवल होगा ना डायरेक्टर का वो कैजुअल वैकेंसी नहीं कहलाएगा, सिर्फ 4 बातें ही आपकी कैजुअल वैकेंसी कहलाएगी, जैसे कि डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, वेकेशन ऑफ द ऑफिस और रेजिग्नेशन। ठीक है, इस सबको आप आगे जाके और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, एक चीज ध्यान सुनिएगा, इट शुड बी फर्दर नोटेड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161(4) इज एप्लीकेबल टू ओनली दोस डायरेक्टर हु आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 152। मतलब ये जो प्रोविजन है उनके लिए ही लागू होगा जो शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है, जो डायरेक्टर ने अपॉइंट किया उसके ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। समझ गए इस चीज को? Where office of director appointed by the company at its general meeting become vacant in the normal course before the expiry of the term, such casual vacancy may be filed by the board at their meeting only, not by the circulation। इसका बोलने मतलब ये है कि आप उसको ना सर्कुलेशन के थ्रू अपॉइंट नहीं कर सकते कैजुअल वैकेंसी को, आपको मीटिंग बैठाना ही पड़ेगा। समझ गए इस चीज को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? ये आपके शॉर्ट नोट्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या होता है ना, हर डायरेक्ट, जैसे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको पैन नंबर चाहिए रहता है, वैसे ही सेम आपको डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए रहता है। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए रहता है, उसमें गवर्निंग अथॉरिटी आपकी एमसी होती है, जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलोगे। ठीक है, every individual who is appointed a director shall make an application to the central government electronically with the prescribed in form number DIR3। DIR3 एक फॉर्म आता है इलेक्ट्रॉनिकली, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना पड़ेगा। पहला चीज सर, और ये फॉर्म कहां से डाउनलोड होगा? ये फॉर्म डाउनलोड होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर के साइट से, मतलब एमसीए के साइट से, और उसका फोटोग्राफ आपको डिजिटली साइन करके आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, और फॉर्म को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, मतलब जिसके पास सीओपी है वही उसको वेरीफाई करेगा। समझिए इस चीज को? आप वेरीफाई हो जाएगा, फाइल कर दिए, उसके इसमें सिस्टम एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करेगा और 30 दिन लेगा। बोले 30 दिन लेगा किस लिए? कि हम उसको एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें। ठीक है, और या तो कोई डिफेक्ट मिलता है, जैसे कि भाई नाम तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है आधार कार्ड से, तो उस केस में आपको क्या करना, 15 दिन का तुमको मौका दिया जाएगा रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, इफ एनी डिफेक्ट फाउंड शैल बी रेक्टिफाइड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इंटीमेशन। ठीक है, अगर 15 दिन के अंदर आप नहीं रेक्टिफाई करते तो एप्लीकेशन को प्यार से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और डायरेक्ट दिया जाएगा कि तुम नया एप्लीकेशन फाइल करो। समझिए इस चीज को? और रिजेक्ट कर दिया तो उसके में क्या मेरे को पैसा वापसी मिलेगा? नो फीस विल बी रिफंडेड एंड एडजस्टेड इन केस ऑफ द रिजेक्शन। ठीक है, कोई फीस तुमको रिफंड नहीं किया जाएगा, एडजस्ट नहीं किया जाएगा अगर तुम्हारा रिजेक्ट होता है। समझ गए इस चीज को? ठीक है,
और डीन अगर अलॉट करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए होगा और एक पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डीन रहेगा। समझ गए इस चीज को, ठीक है। और डायरेक्टर को जहां पास डीन अलॉट हो गया, ठीक है, कंपनी को इंटीमेट करेगा DIR3 विद इन 30 दिन के अंदर DIR3 में किसको इन्फॉर्म करेगा, कंपनी को अपॉइंट इन्फॉर्म करेगा। मतलब क्या सर डीन नंबर लेना कंपलसरी, आंसर इज यस। हर डायरेक्टर, हर पर्सन जो डायरेक्टर बनना चाहता है उसको डीन नंबर लेना कंपलसरी है। समझ गए इस चीज को। तो चलिए इतने को आप रिवाइज करिए, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए।